नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हमारे मेहमान हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के सीनियर डॉक्टर सीपी पुरोहित। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर सीपी पुरोहित पिछले 25 वर्ष से एक कार्डियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं और अगर हार्ट से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो उसका किस तरह से उपचार किया जाए। डॉक्टर साहब, आमतौर पर पहले सुनने में आता था कि एक बड़ी उम्र के जो व्यक्ति है जिनकी उम्र 60 प्लस होती, उनमें हार्ट अटैक होता था, लेकिन पिछले कुछ समय में तो युवाओं को 20-25 साल के जो युवा है उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। क्या कारण है? बिल्कुल, आपने मेरी दिल की बात छू ली। ये दर्द हम भी महसूस कर रहे हैं आजकल। मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है। पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे तब हम देखते थे कि हार्ट अटैक 60, 65, 70 इस उम्र के लोगों को आया करता था। बट सैडली बड़े दुख की बात है कि आजकल हम देख रहे हैं कि ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है और यंग लोगों को पकड़ रही है। प्राइम ऑफ लाइफ, जब इंसान अपना काम कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, उसके बच्चे अभी बड़े भी नहीं हुए हैं, 30, 35, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। और हार्ट अटैक डेंजरस बीमारी है तो उससे मौतें भी हो रही है, जान भी जा रही है। इस उम्र में इस तरह अपनी जान खो देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये बड़ा दुखद विषय है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम भी देख रहे हैं और डेटा भी यही सजेस्ट करता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और इवन भारतीयों का हमारा डेटा भी, कि ये बीमारी अब कम उम्र के लोगों को हो रही है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, मेल्स में थोड़ी ज़्यादा होती है इस उम्र में, लेकिन ये कम उम्र पे, या यूँ कहें कि जो उम्र इसकी पहले हुआ करती थी उसकी बजाय अब ये यंग लोगों में होने लग गई है। तो यंग लोगों में हार्ट अटैक होना एक बहुत चिंता की बात है और इसके बहुत सारे कारण भी ढूंढे गए रिसर्च के द्वारा। उन पे मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। तो ये समझने की बात है कि हार्ट अटैक होता ही क्यों है। तो हार्ट अटैक का जो एक साधारण भाषा में मतलब है, आप यूँ समझ लीजिए कि हार्ट को सप्लाई करने वाली जो खून की नलियाँ हैं वो अचानक बंद हो जाती है। यानी उनके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं जो पहले से चल रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड वो ब्लॉकेजेस बने हुए होते हैं। इस बीमारी का नाम एथेरोस्क्लेरोसिस है। यानी हार्ट को जो सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है उसमें ये बन रहे होते हैं। लेकिन ये क्रॉनिक और स्लो प्रोसेस है। ये हमारी ख़राब लाइफस्टाइल और अन्य कई कारणों से, जो हम आगे बात करेंगे, उसकी वजह से ये होते रहते हैं। और ये क्रॉनिक और स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे 10%, 20%, अगले कुछ सालों में 30%, 40%, ऐसे होता रहेगा। लेकिन हार्ट अटैक क्यों होता है कि हार्ट अटैक अचानक से होता है। अचानक कैसे होता है कि कल्पना कीजिए 30% का ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज एक दिन सडनली उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है या उसमें एक अल्सर डेवलप हो जाता है और वहाँ पे खून का थक्का बन जाता है। यानी बहता हुआ खून सडनली अचानक वहाँ पे बंद हो जाता है। अचानक अब वो उस ब्लॉक से बंद नहीं हुआ है, ब्लॉक तो 30% ही है, उसमें वो कोई रुकावट नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक वहाँ पे जो खून का थक्का बना है उससे वो आर्टरी, वो नस पूरी बंद हो जाती है। ये सडनली होता है और उसी समय हार्ट अटैक शुरू हो जाता है और वहीं पे उसकी जान खतरे में आ जाती है। अब ये काम 35 साल के लोगों को में भी हो रहा है, 40 साल के लोगों में हो रहा है। ये बड़ा डेंजरस बात है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये खून की जो नसें हैं, नलियाँ हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, उनमें ब्लॉकेज होने से और सडन होने से होती है। खून सडनली वहाँ पे क्यों क्लॉट हो जाता है, इसके भी कई कारण हैं। और ब्लॉकेज क्यों बन रहे हैं वो, जो कई सालों से धीरे धीरे बन रहे थे, उसके भी कई कारण हैं। इन कारणों को समझेंगे तो ही हम इनको बचा भी पाएंगे, बचाव कर पाएंगे, हमारी लाइफस्टाइल सुधार के, और अन्य कई कारणों से हम इसे बच भी पाएंगे। और कारणों को समझेंगे तो हम इसका इलाज भी कर पाएंगे। तो इसलिए कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने कहा अचानक ये ब्लॉकेज हो जाता है या खून का थक्का जम जाता है। अगर किसी के अचानक ब्लॉकेज है, उसको पता है कि भाई मेरे को 30% ब्लॉकेज है, या और उसको अचानक से दर्द हुआ या अचानक से, तो उसको उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने में एक समय तो लगता है, हो सकता है उसको आधा घंटा का समय लग जाए या ज़्यादा समय लग जाए। गाँव से अगर कोई आ रहा है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको क्या देना चाहिए? बिल्कुल, इस पर अपन इस तरह से बात कर सकते हैं कि क्या लक्षण है, वो क्या सिम्टम्स हैं जिससे उसको लगेगा कि ये दर्द या ये तकलीफ़ हार्ट से रिलेटेड हो सकती है। तो इसमें 2-3 बातें बड़ी समझने वाली हैं। पहली बात तो जैसे ही वो ब्लॉकेज होता है या हार्ट अटैक शुरू होता है और पेशेंट को कुछ सिम्टम्स होने लगते हैं, इसमें पहला और मुख्य सिम्टम या मुख्य लक्षण है छाती में दर्द होना या छाती में प्रेशर आना। इसको समझिए आप, ये दर्द ऐसा दर्द नहीं है कि आप चिल्लाने लग जाओ या बहुत तेज़ दर्द होगा, ऐसा नहीं होगा। वो दर्द हल्का सा, मामूली या थोड़ा ज़्यादा और छाती के सेंटर में होगा।
आप ये समझिए ये बिल्कुल सेंटर में होगा। हार्ट लेफ्ट में होता है इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट में दर्द होगा। सामान्यतः ये दर्द सेंटर में पाया जाता है। छाती के सेंटर में घुटन जैसा महसूस हो, कोई दबाव महसूस हो, प्रेशर महसूस हो, और जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, इस तरह का दबाव महसूस हो, या जैसे गैस भर गई हो। तो ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश में कई बार लोग समझते हैं कि ये छाती में जो भर गया है या दबाव महसूस हो रहा है ये शायद गैस से हो रहा है, या मैंने गलत खाना खा लिया इससे हो रहा है। वो उसको बहुत टाइम तक गैस ही समझते रहते हैं और गैस का उपचार करते रहते हैं। ये बड़ी भ्रांति है। तो अगर छाती में कोई असामान्य तरीके से आपको भारीपन या प्रेशर या दर्द महसूस हो रहा है तो वो हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। साथ ही साथ वो लेफ्ट में जाने लगता है या जबड़ों में और गर्दन में आने लगता है, या अपने लेफ्ट के हाथों में जाने लगता है, या हो सकता है इस हाथ में भी चला जाए। इस तरह का अगर दर्द हो रहा है, इस तरह का भारीपन हो रहा है तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। साथ ही साथ अगर पसीना आने लगे, घबराहट होने लगे और सांस की दिक्कत होने लगे तो ये मान के चलिए हार्ट अटैक ही है और अपने को इसका तुरंत उपचार कराना है। मरीज को इस समय क्या करना चाहिए? मरीज को एक बहुत अच्छा काम ये करना चाहिए कि अगर ऐसा लक्षण आ रहा है तो उसे नेग्लेक्ट ना करें, इग्नोर नहीं करें, क्योंकि हार्ट अटैक ही एक ऐसी बीमारी है जो मिनटों में जान ले सकती है। तो आप ये ना सोचें कि आज मुझे अभी हो रहा है तो मैं शाम को दिखाने जाऊंगा, या शाम को हो रहा है तो मैं कल सुबह दिखाने जाऊंगा। नहीं, ये इमरजेंसी है, आपको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। उसके दौरान आप क्या क्या कर सकते हो? नंबर 1, अगर डॉक्टर ने आपको पहले से प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपको छोटे मोटे ब्लॉकेजेस हैं या आपको ये बीमारी है और आपको एस्पिरिन या ब्लड थिनर जिसको हम बोलते हैं वो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, तो वो अपनी टैबलेट आप टाइम पे ले लें। दूसरा क्या कर सकते हैं, इस समय हार्ट को तकलीफ नहीं देनी है, यानी कि इस समय चलना दौड़ना ये सब नहीं करना है, एक मंजिल चढ़ना उतरना ये सब नहीं करना। पूरी कोशिश करें कि अगर आप हेल्प ले लें, यानी आपके घर में कोई है तो किससे बात करेंगे, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। उस समय आपको अपना ये नहीं दिखाना कि नहीं मैं चल सकता हूँ, नहीं, उस समय आप बैठ जाओ। अगर आपको व्हीलचेयर मिलती है तो आप व्हीलचेयर से जाओ, गाड़ी मिलती है तो गाड़ी में जाओ, आप ज़्यादा चलो फिरो मत। आप जितना आराम करोगे उतने हार्ट को तकलीफ कम होगी, हार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही कम पड़ेगी और हार्ट के रुकने की संभावना कम रहेगी, या आप जिंदा हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। घबराना नहीं है, कोशिश करनी है और आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। मैं इसको बार बार बोलना चाहूँगा, इस समय स्व उपचार, खुद का उपचार करने की कोशिश न करें, ये गंभीर समस्या है। बिना समय गंवाए किसी भी नज़दीकी अस्पताल जहाँ हार्ट की व्यवस्था है, हार्ट के मरीजों का इलाज होता है, वहाँ तुरंत पहुँचें और प्राइमरी ट्रीटमेंट भी लें और आगे का इलाज भी लें, जिससे कि अपने से बच पाएँ। तो सब क्या सामान्य दर्द होता है सीने में, तो वो क्या हार्ट अटैक है? और अगर सामान्य दर्द हुआ है, आमतौर पे आपने भी कहा कि हम यही सोचते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, गैस हो गई है, थोड़ा सा कुछ घरेलू उपचार ही कर लिया, अजवाइन वगैरह कुछ खा लिया, तो क्या वो सामान्य दर्द भी हार्ट अटैक हो सकता है? और उसको सामान्य दर्द को कितना गंभीरता से लेना चाहिए? इसमें मैं आपको 1-2 क्लू देता हूँ जिससे मालूम चल जाएगा आपको थोड़ा सा। 1-2 दर्द ऐसे होते हैं, कुछ प्रकार के दर्द जो हार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो वो आप समझ लें। अगर ऐसे दर्द हो रहे हैं और डॉक्टर ने चेकअप के बाद बोला हुआ है कि आप चिंता न करें, ये हार्ट के दर्द नहीं है, तो घबराने की बात नहीं। कैसे? पॉइंटेड पेन, एक ही जगह पे तीखा सा दर्द होता है, जैसे यहाँ पे। जनता को कई बार ये भ्रम होता है कि चूंकि हार्ट मेरा लेफ्ट में है तो यहाँ लेफ्ट में दर्द क्यों हो रहा है। तो अगर तीखा सा लेफ्ट में आपको दर्द हो रहा है तो ये हार्ट का दर्द नहीं है। पॉइंटेड पेन जनरली हार्ट के नहीं होते हैं। मैंने बताया ना आपको, हार्ट का दर्द सेंटर में होगा और डिफ्यूज सा होगा। डिफ्यूज का मतलब आप बता नहीं पाएंगे कहाँ पे हो रहा है, पूरे में हो रहा है। तो जिसको रियल में हार्ट अटैक आ रहा होता है वो अपना हाथ छाती पे ऐसे ऐसे फिराता है, क्योंकि उसको सब जगह दर्द हो रहा होता है। और जो ये बोलता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये जनरली हार्ट अटैक का दर्द नहीं है। दूसरा, हार्ट के पेन की तीव्रता पे नहीं जाए। तेज हार्ट का दर्द नहीं होता है जनरली वो माइल्ड सा ही पेन होता है, पेन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि मुझे कम दर्द हो रहा है तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। इनफैक्ट टोटली पेनलेस हार्ट अटैक भी होता है। खासकर डायबिटीज़ के मरीजों को ऐसा भी हार्ट अटैक होता है जिसमें मामूली सा दर्द होता है या नहीं होता है, केवल घबराहट होकर रह जाती है। तो ये सजग रहना ज़रूरी है। फिर भी अगर ये तनाव या टेंशन है हमें, या ये डाउट है, तो एक बार डॉक्टर से मिल के और हमारा चेकअप करवा लें और ये इन सब प्रश्नों के अपने आंसर। अगर डॉक्टर बोल देता है कि आप घबराइए नहीं, अभी आपका रिस्क बहुत कम है और इस तरह के दर्द जो आपको हो रहे हैं, कंधे में हो रहे हैं, ये हार्ट के नहीं है, तो फिर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसी गैस जैसा दर्द जो आपको लाइफ में पहली बार ही हो रहा हो कि ऐसी नहीं होता है, आज क्यों हो रहा है, तो चेकअप करा लेना ही उचित है। डॉक्टर साहब, हार्ट को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं? क्या करे एक सामान्य व्यक्ति कि वो इस हार्ट अटैक की बीमारी से बचा रहे? अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा
कि पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये हार्ट की बीमारी, खासकर ये ब्लॉकेज की बीमारी होती क्यों है, ये क्यों हार्ट अटैक होते हैं। अगर इनके कारण समझ जाएंगे तो हम अपने आप उनका निदान भी कर पाएंगे और उनसे बच भी पाएंगे। कॉमन कारण जो हार्ट के इन ब्लॉकेजेस का है उसमें कुछ फैक्टर्स हैं। पहला है सबसे बड़ा डायबिटीज़। डायबिटीज़ से बचना, और डायबिटीज़ जुड़ी हुई है मोटापे से, हमारी लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज नहीं करने से, और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर खाने से, और थोड़ा वो जेनेटिक भी होती है। अगर डायबिटीज़ आपको है तो मान के चलिए ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट के ब्लॉकेजेस से रिलेटेड। इसलिए डायबिटीज़ का सही उपचार बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये बड़ा कारण हो गया। दूसरा कारण जो आपने यंग लोगों में हार्ट अटैक की बात की थी उससे रिलेटेड है, वो है स्मोकिंग। हो सकता है काफ़ी गवर्नमेंट के प्रयासों की वजह से आजकल स्मोकिंग कम हो रही है, यंग बच्चे भी समझ रहे हैं कि स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन तंबाकू पान या सिगरेट बीड़ी पीना ये एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिगरेट बीड़ी पीने से सिर्फ कैंसर ही होता है फेफड़े का, नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन हार्ट अटैक या हार्ट के ब्लॉकेजेस भी बनते हैं और खून का थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल। हमारा खान पान अगर ऐसा है कि उसमें घी तेल बहुत ज़्यादा है, हमारा वजन भी बढ़ता जा रहा है और हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ही रह जाता है। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ने लगती है तो आप मान के चलिए ये एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि कोलेस्ट्रॉल के ही बने हुए ब्लॉकेज होते हैं, इनके बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये एक बड़ा कारण। चौथा कारण हो गया हमारा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है तो ये ब्लॉकेजेस बनने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह के ये 4-5 जो कारण हैं, इन कारणों को आप समझ गए तो आप मान के चलिए हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपके हार्ट को बचा के रखेगी वो क्या हो गई। स्मोकिंग से दूर रहना है, धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कैंसर भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। स्मोकिंग से दूर रहना है, एक्सरसाइज करनी है, वजन नहीं बढ़ने देना है, एक्सरसाइज करनी है। अगर आप मोटे हो रहे हैं, ओबीज हो रहे हैं, आपकी BMI चेक करवाइए, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन क्या होना चाहिए, लगभग उसके आसपास ही रहिए। और डाइटिंग करके और एक्सरसाइज करके और एक्सपर्ट हेल्प लेके अपना वजन मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि उसी से ब्लड प्रेशर भी जुड़ा हुआ है, उसी से डायबिटीज़ भी जुड़ी हुई है और उससे हार्ट के ब्लॉकेजेस जुड़े हुए हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का दूसरा बड़ा पिलर हो गया हमारा प्रॉपर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं जिम के अंदर, कोई बात नहीं, आप सिंपल वॉक भी कर लेंगे। अगर आधे घंटे का ब्रिस्क वॉक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे टहलना वॉक नहीं कह रहा मैं, ऐसा वॉक इतनी तेज़ी से चलना कि आप बात नहीं कर पाएँ अपने साथ चलने वाले से और थोड़ी सी सांस में दिक्कत हो रही है, वो होता है रियल वॉक। ऐसा अगर वॉक आप कर पाएँ आधा घंटा भी, तो वो हार्ट के लिए काफ़ी हेल्दी है। गार्डनिंग करें, कोई स्पोर्ट्स खेलें, या अपने ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ हमेशा बैठे नहीं रहें। 1-2 मंजिल ऊपर जाना है तो आप लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें। इन चीज़ों से जो आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल रहेगी, एक्सरसाइज रहेगी, तो वेट भी कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और कोलेस्ट्रॉल और ये भी नॉर्मल रहेंगे। तो दूसरी लाइफस्टाइल का ये हो गया। तीसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो सारी जनता जानना चाहती है, वो है कि हम क्या खाएं। खान पान से रिलेटेड मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, एक शॉर्ट में बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये बीमारी बहुत कम होती थी हमारे दादाजी या परदादा के ज़माने में। क्यों होती थी? उनकी लाइफस्टाइल हमसे बहुत बेटर थी, वो सुख सुविधाएं नहीं थी, इस वजह से वो काफ़ी काम करते थे। फिजिकल लेबर, चलना फिरना दौड़ना, ये बहुत ज़्यादा करते थे और खाने में इतनी प्रचुर मात्रा में घी तेल नहीं होता था। स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना तो होता था, लेकिन इतना ज़्यादा घी तेल और मीठा नहीं होता था। तो यही अपने को वापस जाना है, यानी हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। कोशिश करें कि हम संतुलित भोजन लें जिसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए, रेशे वाले फ्रूट्स होने चाहिए, सलाद होना चाहिए। घी तेल की मात्रा खाने का 10% से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, और शक्कर जितनी हो सके कम हो, और मिक्स करके दालें भी हों उसके अंदर। नॉनवेज भी अगर जो लोग खाते हैं उनके लिए अंडा अलाउड है, फिश अलाउड है, थोड़ा चिकन ले सकते हैं कभी कभी। रेड मीट अवॉइड करें, लाल मांस जिसे हम कहते हैं, ये अवॉइड करें। और अपनी डाइटिशियन से बात कर लें, वो आपको कई बार इन सब के बारे में पूरा बताएगी। लेकिन मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, इस तरह का खान पान जो हमारे खेती करने वाले जो हमारे पूर्वज थे वो खाया करते थे, वही सही था। हमें वापस उसी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर ये हम खाना शुरू करेंगे, आजकल आपने स्टोर में देखा होगा इस तरह के आटे मिलते हैं जिसमें जो मिक्स होते हैं, जिसमें दालों का भी होता है, रागी के आटे, और इस तरह की जो मिक्स वाले होते हैं उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, कि वो खाना चाहिए हमें। तो खान पान का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे, और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, तनाव मुक्त होना। तनाव या स्ट्रेस जो काफ़ी कंट्रोल में हमारे नहीं है, लेकिन अगर हम मेडिटेशन करें, थोड़ा हमारा जीवन का नज़रिया चेंज करें, थोड़ा जीवन में खुश रहना सीखें, गेम खेलें, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताएं, तनाव थोड़ा कम होता है।
अगर हम स्ट्रेस कम कर पाएँ, हमारा मेंटल स्ट्रेस और तनाव, तो भी हार्ट की हेल्थ पे असर पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम कोशिश करें तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लंबे समय तक जी सकते हैं। हेलो डॉक्टर, में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर सीपी पुरोहित से वार्ता का दौर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएमसीएच के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर सीपी पुरोहित। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि हमें वर्कआउट करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली है कि कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है या कोई वॉकिंग कर रहा है, इतना कि शादी में डांस कर रहा है, बहुत खुशी का माहौल है, वहाँ पे भी हार्ट अटैक आके डेथ हो गई। ये क्या कारण रहता है? देखिए, ये इसमें एक सच्चाई भी है और एक भ्रांति भी है। सच्चाई ये है कि वास्तव में ऐसा होता है। कई बार विगरस एक्सरसाइज करते हुए, यानी अपनी लिमिट के बिल्कुल पार जाते हुए अगर ऐसी एक्सरसाइज की जाए तो कई बार उसकी वजह से सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, यानी हार्ट सडनली रुक जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कई बार टीवी पे ये फुटबॉल प्लेयर्स में भी हो जाता है। तो घंटे भर से वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तेज़ी से दौड़ रहे हैं, यंग है, बिल्कुल फिट हैं, एथलीट हैं, तेज़ी से इधर से उधर दौड़ रहे हैं और सडनली वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट यहाँ मतलब है, देखिए, कार्डियक अरेस्ट डिफरेंट होता है, कार्डियक अटैक डिफरेंट होता है। हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं वो अलग है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट चलता चलता सडनली रुक जाता है। ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। तो हार्ट चलता चलता अगर सडनली रुक जाता है तो उसी समय डेथ हो जाती है। फील्ड पे ही वो गिर जाएगा, या जिम में होगा तो जिम में ही गिर जाएगा। मैं इसको भ्रांति भी क्यों कह रहा हूँ कि इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत कॉमन हो गई है, ऐसा नहीं है। कॉमन क्या हो गया है? कॉमन सोशल मीडिया हो गया, यानी वो मोबाइल्स हो गया जिससे हम इन चीज़ों को कैच कर पा रहे हैं। और ये बड़ी शॉकिंग सी चीज़ है, तो ये बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, फैल जाती है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये ब्लॉकेज वाला नहीं है, इसका कारण अलग है। तो वो एक कारण होता है जिसको हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। एक बीमारी है हार्ट की जिसे HCM कहते हैं। ये HOCM या HCM करके एक जेनेटिक बीमारी है जो कई फैमिलीज़ में चलती है। ऑलमोस्ट हर 500 लोगों में एक में पाई जाती है। ये अगर है आपकी फैमिली में, ऐसे सडन डेथ की अगर हिस्ट्री है, तो आप डॉक्टर से चेकअप कराइए। ऐसे लोगों को एथलीट होना या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने हार्ट को एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो सडनली रुक सकता है। तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको चेकअप करके बताएगा कि क्या आपको ऐसा रिस्क है कि नहीं। पर इनको देख के इतना डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप बात समझिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भ्रांति भी हो सकती है इन द सेंस कि ये ऐसी डेथ पहले भी होती थी, पर आजकल सोशल मीडिया की वजह से वो जल्दी से वो वीडियो में कैप्चर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको सत्य न माने या इसके ऊपर काम नहीं करें। आप इस बात को समझें कि अनावश्यक
बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको करनी है तो बात अलग है। उसके बाद एक तरीका होता है, डॉक्टर से बात कीजिए, आपका पूरा चेकअप करवाइए। अगर आपको कुछ हार्ट की बीमारियां नहीं हैं, वो आपको ग्रीन सिग्नल देगा कि नाउ यू कैन पुश योरसेल्फ, आप पूरा एक्सरसाइज कीजिए। वरना कई बार इस तरह से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, हार्ट के ऊपर इतना ज़्यादा यूँ समझिए लोड पड़ जाता है, और हार्ट के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो जाए तो सडनली रुक जाता है। ऐसे समय क्या करना चाहिए, एक ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको शादी ब्याह में डांस करते हुए या जिम में किसी ने आपने देखा है कि कोई आदमी ऐसे गिर गया है, तो एक चीज़ होती है जिसको आप सब जानते हैं आजकल, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, वो हम सबको सीखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ डॉक्टर या नर्सेस को ही आए। उसमें क्या होता है कि एक तरीका होता है जो आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, आपके फैमिली डॉक्टर से, वो बताएंगे, आपको सिखा देंगे, या आपको ऐसा प्रोग्राम होंगे, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। पेशेंट को सीधा लिटा लीजिए, अगर आप देख रहे हो कि वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, यानी प्रैक्टिकली ही इज़ डेड, वो जा चुके हैं, हार्ट बीट नहीं चल रही, सांस नहीं आ रही, और आपने उसको हिला के देखा वो बात नहीं कर रहा है, तो वो अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट हो गया। इस समय उसको सीधा लिटा के उसके छाती के सेंटर में अपने दोनों हाथों से प्रेस करना है, और उसको लगभग 60, 70 या 100 पर मिनट के हिसाब से आप प्रेस करेंगे, यानी हार्ट को प्रेस ऐसे करेंगे तो हार्ट को पैसिवली हम पंप की तरह चला रहे हैं। इससे कई बार हम जान बचा सकते हैं, जब तक कि एम्बुलेंस आए और कोई डॉक्टर या मेडिकल टीम उसको टेक ओवर कर ले। तो ये CPR और डिटेल में अपन बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन CPR की टेक्निक से हम कई बार ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कहूँगा मैं आपको कि वैक्सीन को लेके, क्योंकि कम उम्र के लोगों में जब से हार्ट अटैक होने लगा, इस तरह से सडन डेथ की मामले सामने आ गए, तो एक भ्रांति हो गई है कि जो वैक्सीनेशन हुआ था कोविड का, उसका कहीं ना कहीं ये प्रभाव आ रहा है कि जिसके कारण हार्ट अटैक बढ़ा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अगेन, इसमें कुछ पोर्शन सच्चाई है और कुछ भ्रांति है। सच्चाई ये है, मैं बताता हूँ, ये मेडिकल रिसर्च का पार्ट है। चाहे कोई भी दवा हो, चाहे कोई नई वैक्सीन हो, ये जब भी इस पर रिसर्च होता है, ये मार्केट में आती है, इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ऐसी कोई दवा नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो इसका भी एक्सपेक्टेड था कि कुछ तो होगा। और जब डेटा हमारे पास आता है, यानी जब वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, फिर हम देखते हैं, तो रिसर्च के बाद मालूम चलता है कि इसका कितना दुष्प्रभाव है। लेकिन मान के चलिए नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। सो वैक्सीन ने मोटे तौर पे ह्यूमैनिटी की, मानव जाति की मदद ही की है। बल्कि अच्छी बात है कि जिस वैक्सीन को डेवलप होने में 10-10 साल लग जाते हैं, वो हमारे पूरे देश, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने उसको बिल्कुल कम समय में बना दिया। तो जल्दबाजी में बनाया, कम समय में बनाया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी जल्दी रिसर्च करके उस चीज़ को हम लेके आए। तो उसके साइड इफ़ेक्ट एक्सपेक्टेड थे। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे मालूम था कि कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट निकल के आएगा धीरे धीरे। अब वो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, तो देखिए कि इस वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट निकल के आए हैं। कुछ परसेंटेज, माइन्यूट, मिनिमम परसेंटेज लोगों को इससे क्लॉट्स बन जाते हैं, और क्लॉट बनने की वजह से स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बीमारी होती है, या हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियां हो सकती है कुछ लोगों को उस वैक्सीन के चीज़ों से रिएक्शन हो जाता है, उन लोगों को भी हो सकती है। पर मोटा मोटी आप मान के चलिए ज़्यादातर परसेंटेज केस में ऐसा नहीं होता है। फिर भी साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक रिसर्च का ये रूल है कि साइड इफ़ेक्ट को स्टडी करे, उसको कम करने की कोशिश करे, और रिपोर्ट करे कि इतना परसेंटेज इसमें ये प्रॉब्लम है। तो ये बात भी सही है कि है, लेकिन अगेन इतनी बड़ी भ्रांति भी नहीं है कि ये बहुत डेंजरस चीज़ है और लगवाना नहीं चाहिए। आप ये मानिए कि बाकी वैक्सीन के भी ऐसे ही साइड इफ़ेक्ट है जो हम बच्चों को लगवाते हैं, तो 0.1% तो उनका भी होगा। उसी तरह किसी भी दवा का ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और आप साइंटिस्ट पे छोड़ दीजिए, वैज्ञानिकों पे, वो रिसर्च करेंगे, बताएंगे। हो सकता है अगली वैक्सीन इससे और बेटर आए, इससे और अच्छी वैक्सीन आए जिसमें ये साइड इफ़ेक्ट और नगण्य हो, कम हो। लेकिन अभी आपको इससे, अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तो घबराने की बात नहीं है, आप अपना चेकअप करा लीजिए। अगर आपको अब हार्ट अटैक होने की संभावना है तो वो आपके उन्हीं कारणों से जो मैंने बताया था आपको, वैक्सीन की वजह से इतना नहीं है जितना कि आपकी डायबिटीज़ से, आपकी एक्सरसाइज नहीं करने से, आपकी स्मोकिंग से, आपकी कोलेस्ट्रॉल से, ये खतरा उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है बनिस्बत की इस वैक्सीन से। तो सब हार्ट में पेन हुआ, दर्द हुआ, एंजियोग्राफी कराते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कितना % ब्लॉकेज है। तो कितना % ब्लॉकेज जो है उसको सेफ माना जाए, या ज़्यादा ब्लॉकेज है तो किसके बाद उस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जाए? उसमें एंजियोप्लास्टी कराए या और भी कोई दूसरे ऑपरेशन कराए, या टैबलेट से ही काम चल सकता है? कि वो निर्णय एक पेशेंट को किस रूप में लेना चाहिए? बिल्कुल, इसको यूँ समझिए आप कि जो ब्लॉकेजेस वाली बीमारी या एथेरोस्क्लेरोसिस, इनको हम कैसे डायग्नोस करते हैं? तो ECG हुआ, एको हुआ, ट्रेडमिल टेस्ट हुए, दूसरे कई टेस्ट करने के बाद एक फाइनल टेस्ट के बारे में बात आती है, उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं।
एंजियोग्राफी से क्या करते हैं, ये एक इन्वेजिव टेस्ट है, मतलब एक कैथेटर या प्लास्टिक की ट्यूब को हार्ट के अंदर ले जाके जहाँ ये ब्लॉकेज है वहाँ पे एक हम डाई या कलर छोड़ते हैं और फिर एक्सरे के माध्यम से उसे देख सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है उन ब्लॉकेजेस को देखने का। अगर आर्टरी एकदम क्लीन है तो वेरी गुड, लेकिन अगर उसमें ब्लॉकेजेस डेवलप हो गए हैं, ब्लॉकेजेस हार्ट की तीनों आर्टरी होती है उनमें कहीं भी हो सकते हैं। इन ब्लॉकेजेस के आधार पर अगला डिसीजन लिया जाता है कि अब इनका क्या इलाज किया जाए। अगर ब्लॉक एक ही है और वो 70, 80, 90% के आसपास है, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज 70 या 80% से ज़्यादा को बोलते हैं, यानी 20-30% के ब्लॉकेज एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने के लायक नहीं रहते। लेकिन अगर 70-80%, 90% या 95% के ब्लॉकेज है तो ये खतरनाक ब्लॉकेज है, इसका इलाज हमें करना चाहिए। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि ब्लॉकेज है तीनों आर्टरीज में, लेकिन वो 30, 40, 50% है। तो जब तक ब्लॉकेज 70% से कम रहते हैं तो मान के चलिए वो फ्लो में कोई बाधा नहीं बन रहे, खून को आगे ले जाने में कोई बाधा नहीं दे रहे, लेकिन इनके ऊपर अटैक तो हो सकता है, लेकिन इनको एंजियोप्लास्टी से या बाईपास से ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको दवाई से ही ठीक किया जाएगा, उनको दवाइयाँ बताई जाती है। तो ऐसे ब्लॉकेजेस को तो हम दवा पे ठीक करते हैं और लाइफस्टाइल सुधारते हैं ताकि ये ब्लॉकेज आगे बढ़े नहीं और अचानक बंद होकर जो हार्ट अटैक होता है वो ना हो। लेकिन अगर वो 90%, 80% क्रिटिकल ब्लॉकेज हो गए हैं तो हम या तो बाईपास करेंगे आपको या एंजियोप्लास्टी करेंगे। इन दोनों में से कौन सा करेंगे ये आप मान के चलिए, ये हार्ट टीम जिसमें कार्डियक सर्जन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, आपका फिजिशियन होता है और आप भी उसमें शामिल हैं, आप सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या बेस्ट है। तो कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन आपको ये बताएंगे कि कहाँ बाईपास ज़्यादा उचित है और कहाँ एंजियोप्लास्टी ज़्यादा उचित। दोनों के कुछ फ़ायदे नुकसान हैं। एंजियोप्लास्टी तुरंत हो सकती है, बिना कट के हो सकती है, तो वो हार्ट अटैक में ज़्यादा काम देती है। हार्ट अटैक मतलब अचानक एक आर्टरी बंद हो गई है, इसको हम स्टैंड से ही खोल सकते हैं तुरंत। तो ये उस दौरान एंजियोप्लास्टी बहुत अच्छी एक विधि है जिससे तुरंत ही आप आधे घंटे में आप तुरंत अंदर जाके और बलून से और एक स्टैंड से उसको खोल सकते हैं, जिसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। डॉक्टर साहब, अगर पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें तो किस तरह से यहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको विकसित किया गया है और कोई भी गंभीर मरीज भी यहाँ पर पहुँचे तो किस तरह से उसको तुरंत उपचार देके उसको बचाया जा सकता है, तो किन किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है? मैं यहाँ पे 4-5 साल से काम कर रहा हूँ लगभग, और आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी हियर। हमारे पास 3 कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पूरी टीम है, आईसीयू और कैथ लैब जिसमें ये एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है, ये सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। और इमरजेंसी में भी इस तरह के ऑपरेशन यहाँ किए जाते हैं। तो हम पूरी तरह से सुसज्जित होकर तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि अगर हार्ट अटैक का कोई मरीज आता है तो उसको तुरंत आधी रात को भी उपचार मिल जाए और आधी रात को भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो सके। तो ये सारी सुविधाएँ यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये अच्छी बात है कि अब इस तरह की सुविधाएं न केवल हमारे प्रदेश में ही बल्कि देश में सभी जगहों पर मिलने लगी हैं। मुझे याद है मेरे स्टूडेंट ज़माने में ये बहुत ही रेयर हुआ था, राजस्थान में 1 या 2 जगह हुआ करती थी। आजकल ये खुशी की बात है कि ये काफ़ी जगहों पर इस तरह के उपचार अवेलेबल है और पैसिफिक में भी, हमारे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में भी संपूर्ण कार्डियक सुविधाएँ अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। तो आप थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर सीपी पुरोहित, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हमें अगर हार्ट अटैक किसी को आता है तो किस तरह से उसकी मदद की जा सके और साथ ही साथ समय पर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि हार्ट अटैक होने के बाद उस मरीज को बचाने की संभावना ज़्यादा रहे। अगले एपिसोड में हम और किसी वरिष्ठ चिकित्सक से बात करेंगे और बताएंगे कि आप अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख पाते हैं। धन्यवाद।